हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्राकाम त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम करंट अफेयर के जिन टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले संवैधानिक संतुलन, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के मध्य संतुलन के लिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय पर हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा है क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग। क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग में कोलंबो सम्मेलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। श्रम सुधार और आर्थिक विकास, भारत ने 29 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 नए कानूनों को उनकी जगह स्थापित किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर्यावरणीय चुनौतियां, यानी कि हमारे दैनिक उपयोग के जो जल है, दैनिक उपयोग का जो वाटर है, उसमें आने वाली अशुद्धियों को दूर करने के लिए सरकार के प्रयासों की हम चर्चा करेंगे। साथ में उत्तर प्रदेश का विकास, जो आज के उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट वेबसाइट पे महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल की शक्तियाँ, संवैधानिक मर्यादा और न्यायिक व्याख्या। आप समझिए कि संवैधानिक मर्यादा है क्या। संवैधानिक मर्यादा यह है कि हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों में संतुलन बना रहे। ऐसे में हालिया निर्णय जो उच्चतम न्यायालय ने दिया है वो बहुत ही प्रासंगिक है और अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्णय लिया क्यों गया है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको पहले समझिए आप। सबसे पहले ये समझिए कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 200, ध्यान रखिएगा इसको, और अनुच्छेद 201 के तहत विधेयकों पर अनुमति देने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई कठोर समय सीमा निर्धारित नहीं है, परंतु संवैधानिक मर्यादा के तहत उचित समय में निर्णय देना अपेक्षित है। बात सही है, लेकिन ये निर्णय आया क्यों और इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ है कि निर्धारित नहीं है या कोई। उसका कारण ये है कि हाल ही में तमिलनाडु की सरकार और वहाँ के राज्यपाल के बीच में क्लैश हो गया था, जिसमें तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि राज्यपाल को 1 महीने के अंदर निर्णय देना, उसके विधेयकों पर निर्णय देना अनिवार्य है, आवश्यक है। ऐसे में यहाँ पे न्यायपालिका का हस्तक्षेप कार्यपालिका के क्षेत्र में हो गया था, जिसको लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदय ने माननीय न्यायालय से अनुच्छेद 143, आपको ये बात पता होगी, अनुच्छेद 143 जो हमारे संविधान का है, वो ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है, हमारे प्रेसिडेंट को अधिकार देता है कि वो माननीय न्यायालय से प्रश्न पूछ सके किसी प्रश्नों पर जिन पे उन्हें संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता हो, ऐसे मामलों में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 के तहत माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछे थे, उनके आलोक में उसने उत्तर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है और बहुत ही सहज और सुंदर व्याख्या की है। उसने बताया कि अनुच्छेद 200 राज्यपाल की भूमिका के बारे में बताता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कटौतियां राज्यपाल की शक्तियों में की है और राज्यपाल के अधिकारों में की है, लेकिन वो नैतिक रूप से सही लगती हैं, ठीक लगती हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ऐसा अधिकार अनुच्छेद 200 दिया क्यों गया है। अब इसको आगे हम समझेंगे। पहले ये समझिए कि विधेयक को अनुमति देना, यानी यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की कार्यवाही को नियंत्रित करता है। राज्यपाल के पास 3 विकल्प मौजूद हैं। जो आज लिखा आ रहा है राज्यपाल के पास 3 विकल्प मौजूद हैं, आज के पहले वो लिखा हुआ होता था राज्यपाल के पास 4 विकल्प मौजूद हैं। तो अभी ये 3 विकल्प हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 4 की जगह इनको 3 कर दिया है। पहले इन 3 को पढ़िए, फिर चौथा बताता हूँ मैं कि क्या था। पहला है विधेयक को अनुमति देना, ग्रांट एसेंट, यानी कि या तो राज्यपाल विधेयक को अनुमति दे देगा, अगर विधेयक आया राज्यपाल के पास कानून बनाने की अनुमति लेने के लिए, या तो वो उसे अनुमति दे देगा, या फिर विधेयक को रोक रखेगा, यानी रिटर्न द बिल, या तो बिल को रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। इंस्टेड ऑफ विथहोल्ड एसेंट, ये जो विथहोल्ड एसेंट है, यही मामला सुप्रीम कोर्ट ने इस पहले ये चौथा पॉइंट हुआ करता था, ये विथहोल्ड एसेंट चौथा पॉइंट हुआ करता था, जिसमें राज्यपाल पॉकेट वीटो आपने पता है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है, तो उस शक्ति की तरह राज्यपाल भी इस विधेयक को अपने पॉकेट में रख लिया करते थे, जिससे बहुत समय तक इस पर कोई निर्णय ही नहीं लेते थे, तो वो मामला फंसा रह जाता था। तो इसी चौथे पॉइंट को हटा लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और उनके पास 3 अधिकार है। तीसरा है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो विधेयक वो रिटर्न द बिल कर रहे हैं, उसमें धन विधेयक नहीं शामिल है। क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि सामान्य सी बात है, आप सभी को पता है कि धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की सहमति के बाद ही विधानमंडल में पेश होता है। तो ऐसे में ये तो अनावश्यक सा ही लगता है ना कि जब आपने ही सहमति दे के उसे पास करवाया है, फिर आप उसे क्यों विथहोल्ड कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। लेकिन फिर भी अधिकार तो है, रोकते नहीं है सामान्यतः, अभी तक तो नहीं देखा गया है, लेकिन अधिकार है उसके पास। लेकिन जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं उनमें, यानी कि या तो आप धन विधेयक में, यानी कि राज्यपाल के पास 2 तरह की शक्तियाँ हो गई, या तो वो उसे अनुमति दे दे
रोक तो सकता नहीं वो, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज नहीं सकता है। तो या तो अनुमति दे दे या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दे। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उनको 201 में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के अधिकारों को चर्चा की गई है। उनमें क्या कहा गया है? उनमें कहा गया है जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के अधिकारों को परिभाषित करता है। राष्ट्रपति के अधिकार कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति के अधिकार हैं, विधेयक को अनुमति देगा, या तो ये भी विधेयक को अनुमति देगा, या विधेयक को रोक सकता है, ये रोक भी सकता है, या फिर राज्यपाल को विधेयक वापस भेजना है, ये राज्यपाल को विधेयक वापस भी भेज सकता है कि आप निर्णय लो। लेकिन ये धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं कर सकता है। धन विधेयक के मामले में इससे निर्णय देना अनिवार्य है, आवश्यक है। संवैधानिक संतुलन, शक्ति और जवाबदेही। किस तरह से संवैधानिक संतुलन होता है? हमारे यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों एक तरह से इस तरह से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे के साथ इनका समन्वय का संबंध है। तो ऐसे में क्या होता है कि विधायी स्वायत्तता क्या है? राज्य विधानमंडल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से कानून बनाता है, जैसा तमिलनाडु में हुआ। राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया, उसको भेजा गया राज्यपाल। क्यों ये व्यवस्था बनाएगी? क्योंकि हमारा जो भारत देश है, हमारा जो भारत है वो बहुत ही मिश्रित देश है। यहाँ पे बहुत सारे राज्य में अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग वहाँ के सांस्कृतिक संरचनाएं हैं, अलग अलग सामाजिक संरचनाएं हैं। तो ऐसे में ऐसा न हो कि कोई एक राज्य कुछ अपने लिए ऐसा कानून बना ले कि हमें इस देश से ही अलग होना है। तो इस चीज़ को, यानी कि भारत के लोकतंत्र को प्रभावी रखने के लिए, भारत की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, विदेशी मामलों में भारतीय हस्तक्षेप, विदेशियों के भारतीय मामलों में हस्तक्षेप से बचाने के लिए इस तरह का कार्यकारी विवेक का निर्णय है जो राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के तहत विधेयकों की समीक्षा करता है। ये विवेकी निर्णय है, विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल की कि वो उन संविधान सभा द्वारा पारित, यानी कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को समीक्षा करता है। और न्यायिक निगरानी, न्यायपालिका सक्रिय रहती है। जैसा अभी हाल ही में आपने देखा कि न्यायपालिका संवैधानिक मर्यादा और जवाबदेही को सुनिश्चित करती है कि कहीं बदमाशी न होने पाए। न ही कार्यपालिका न्यायपालिका के साथ, न ही कार्यपालिका विधायिका के साथ बदमाशी करने पाए, और न ही विधायिका कार्यपालिका के साथ बदमाशी करने पाए। ऐसा कैसे? जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी होते हैं, उनको समझिए वो राज्यपाल हैं जो हमारे द्वारा की गई अनुचित चीज़ों को बचाते हैं, रोकते हैं, उन्हें उनके बीच में विराम लगाते हैं, और उनके ऊपर उनके पिताजी यानी हमारे दादाजी जो न्यायपालिका का कार्य करते हैं। उतना सुदिष्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन ठीक है, आप समझने के लिए आपको ठीक है, चलेगा। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन और भारत की क्षेत्रीय रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो 7वां कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हुआ, इसके बारे में कुछ प्रमुख विवरण है वो समझ लीजिए। इसका आयोजन नई दिल्ली में हाल ही में हुआ है। इसमें जो समीक्षा लेते हैं, जो अधिकारी स्तर की बात होती है, उसमें NSA स्तर के अधिकारी होते हैं। NSA मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, जो भूतपूर्व IPS ऑफिसर हैं। इसका मुख्य फोकस किस पे रहा? समुद्री सुरक्षा सहयोग पे, आतंकवाद का मुकाबला और साइबर सुरक्षा पे इसका मुख्य फोकस रहा। इस बैठक में सदस्य देशों ने समुद्री डोमेन जागरूकता, सूचना साझाकरण और संयुक्त सुरक्षा अभ्यासों पर विस्तृत चर्चा की। क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन संरचना और सदस्यता समझिए इसका गठन, इस सम्मेलन का गठन 2011 में हुआ। 2011 में इसका गठन हुआ, और उस वक्त के जो संस्थापक सदस्य थे वो 3 थे, भारत, मालदीव और श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने इसकी स्थापना की, इसके संस्थापक सदस्य रहे। उसके बाद मॉरिशस को 2022 में जोड़ा गया इस सम्मेलन में, इसका साथी बनाया गया इस सम्मेलन का। और अभी वर्तमान में 2 प्रेक्षक देश हैं, एक बांग्लादेश, दूसरा सेशल्स। सेशल्स पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है। समय के साथ ये भी पर्यवेक्षक से दर्जे से हटकर पूर्ण सदस्य दर्जे में शामिल हो सकते हैं, हो जाएंगे। CSC की प्राथमिकता क्षेत्र, जैसे हमने आपको बताया, समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, आतंकवाद निरोधी अभियानों में संबंध बनाना, आतंकवाद निरोधी अभियानों को संचालित करना, और साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों से निपटने के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण करना महत्वपूर्ण। यानी कि सारे देश मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में इन चीज़ों को, यानी साइबर सुरक्षा प्रदान करते हैं, आतंकवाद निरोध बनाते हैं और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर काम करते हैं। भारत की श्रम संहिताएं आधुनिक श्रम कानूनों की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हाल ही में 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह इन 4 कानूनों ने ले ली है। 1,
2, 3 और 4 नाम से स्पष्ट है। मजदूरी संहिता, वेज कोड, इसका मतलब इसमें सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, फ्लोर वेज मतलब एक न्यूनतम मजदूरी वही और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है। औद्योगिक संबंध संहिता, कामकाजी संबंधों को विनियमित करना, छटनी हड़ताल के नियमों को स्पष्ट करना। ये औद्योगिक संबंध में आते हैं कि आप किस तरह से छटनी करेंगे कर्मियों की, आपने रख लिया कल को आपका मन यहाँ हटा दिया, नहीं, उस पर एक निर्णय नियम बनाएंगे हम। सामाजिक सुरक्षा, सही कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को शामिल करना है। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक कौन होते हैं, अभी इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करना, दुर्घटना निवारण पर जोर देना। मतलब आपको हेलमेट देना चाहिए, मतलब जिस तरह का आप कार्य कर रहे हैं उस तरह के सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा मानक आपके साथ जुड़े हुए होने चाहिए, आपको प्रोवाइड कराना चाहिए नियोक्ता को। श्रम संहिताओं के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनको समझिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा। इसके माध्यम से, क्योंकि जो 29 श्रम कानून अब तक थे उनकी वजह से कई बार ऐसा होता था कि कार्य करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में समस्या आती थी, क्योंकि बहुत सारी लाल फीताशाही और बहुत सारे निर्णय में देरी होती थी। इसके लिए एकल लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई है, यानी आप एक ही जगह से सीधे सारे लाइसेंस अपने प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण और रिपोर्टिंग के सिस्टम बनाए गए हैं और निरीक्षण प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है। साथ ही सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज की दिशा में कार्य किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी प्रदान की जा रही है। कार्यस्थल सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है। श्रम संहिताओं के जो मुख्य प्रावधान हैं उनको समझिए। उसमें है सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी, यानी एक न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी कि हाँ, इससे कम आपको नहीं देना है किसी को, इसके ऊपर आप दीजिए, इसके नीचे किसी को नहीं देना है। यानी कि जिसका आम इंसान का जो जीवन निर्वाह है वो संभव हो सके, उसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। लैंगिक समानता सुदृढ़ करने के लिए इन कानूनों को लाया गया है ताकि महिलाओं के साथ भेदभाव न हो सके, उन्हें कार्यस्थल पर समान तरह के साधन संपन्न हो सकें। जैसे महिलाओं को दूध पिलाने के लिए उनके छोटे बच्चों को एक क्रेच होना चाहिए, महिला शिकायत निवारण के लिए एक अलग संभाग होना चाहिए, उन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। साथ में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, अभी हमने आपको बताया गिग इकोनॉमी, भारत देश है वो बहुत कुछ गिग इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। गिग इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा संगठित रोजगार तो है नहीं। संगठित रोजगार मतलब कि आप ऑफिस जा रहे हैं, 9 से 5 काम कर रहे हैं, जबकि गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि आपके ऊपर नियोक्ता की बाध्यता नहीं है, न ही कर्मचारी के ऊपर नियोक्ता की बाध्यता है और न ही नियोक्ता के ऊपर कर्मचारी की बाध्यता है कि एक तारीख को उसको पैसे देने हैं, नहीं। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठेकेदारी करवाते हैं, वैसा ही गिग इकोनॉमी है। इसमें गिग इकोनॉमी में 2 टर्म होते हैं। गिग वर्कर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर, एक होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म वर्कर कौन कौन से वर्कर होते हैं? ऐसे वर्कर जिन्हें एक प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा प्रदान करते हैं, जैसे ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, अर्बन कंपनी, ओला, उबर, ये सब प्लेटफॉर्म आधारित गिग इकोनॉमी है। मतलब आप ओला के ड्राइवर को मजबूर नहीं कर सकता ओला वाला कि आप तुम जाकर गाड़ी चलाओ, और ओला का ड्राइवर जब उसका मन करेगा वो गाड़ी चलाएगा और जितना धन अपना कमाएगा उतना वो रखेगा। इस तरह से ये प्लेटफॉर्म आधारित गिग इकोनॉमी है। नॉन प्लेटफॉर्म आधारित गिग इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि भाई ये लेबर होते हैं, मतलब जो आप जाओ उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, उनसे बात करो कि यार मुझे अपने स्टूडियो की लाइट लगवानी है तो आके लगा दो, इतने पैसे लेके जाना। ये होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर्स। और जो प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर होते हैं वो जो इकोनॉमी में सहयोग करते हैं, लेकिन उनका माध्यम जो होता है उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कोई और करता है, लेकिन किसी पे किसी की बाध्यता नहीं है। यानी जोमेटो का डिलीवरी बॉय मन करेगा तो डिलीवरी करेगा, नहीं मन करेगा तो डिलीवरी नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। भूजल संकट भारत के सामने गंभीर पर्यावरणीय चुनौती के रूप में सामने आया है। आप देखेंगे भूजल में विषैले तत्वों की उपस्थिति। सेंट्रल
ग्राउंड वाटर बोर्ड की हालिया रिपोर्ट ने देश में विभिन्न भागों में भूजल में खतरनाक स्तर पर विषैले तत्वों की उपस्थिति का खुलासा किया है। यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित कर रहा है? यूरेनियम संदूषण। अब ये समझे कि यूरेनियम जो है वो कई राज्यों में भूजल में यूरेनियम का स्तर WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित समस्या से अधिक पाया गया है। तो कितना है? WHO का जो यूरेनियम का स्तर है वो 0.03 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 0.03 मिलीग्राम पर लीटर जो WHO का मानक है, इससे अधिक अगर यूरेनियम की मात्रा पाई जाती है तो उसे यूरेनियम प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। इसी तरह हम बात करेंगे फ्लोराइड प्रदूषण की, तो 1 मिलीग्राम प्रति लीटर, 1 मिलीग्राम प्रति लीटर के जो संदूषण है इसे हम WHO के अनुसार अगर इससे ज़्यादा प्रदूषण होता है तो उसे फ्लोराइड में प्रदूषण माना जाता है। इसी तरह आर्सेनिक की विषाक्तता देखते हैं तो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक आर्सेनिक अगर जल में है तो उसे संदूषित यानी प्रदूषित माना जाता है। इसी तरह हम नाइट्रेट की बात करते हैं तो 45 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी कि 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नाइट्रेट अगर उपस्थित है जल में तो उसे प्रदूषित जल माना जाता है। भूजल प्रदूषण कारण और स्रोत, औद्योगिक कचरा, मल जल प्रदूषण, भूवैज्ञानिक कारण, रासायनिक उर्वरक, ये सब आपको पता ही है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर इनके बड़े गंभीर प्रभाव होते हैं। जैसे आर्सेनिक विषाक्तता के क्या होता है? त्वचा पर धब्बे और रंजकता का परिवर्तन, यानी कि जो कलर होता है बॉडी का फेड हो जाता है। हाथों पैरों में सूजन और सख्तीकरण, फेफड़े, गुर्दे और यकृत का कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह का बढ़ता जोखिम। इसी तरह फ्लोराइड से फ्लोरोसिस रोग होता है जिसमें दांतों के धब्बे और कमजोरी, हड्डियों की विकृत और जोड़ों में दर्द, कंकाल प्रणाली को दीर्घकालिक क्षति होती है। नाइट्रेट संक्रमण के परिणाम क्या होते हैं? शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ऑक्सीजन की वहन क्षमता में कमी आती है, गर्भावस्था में जटिलता होती है, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। यूरेनियम विषाक्तता से क्या होता है? गुर्दे की क्षति, कैंसर का बढ़ावा और प्रजनन क्षमता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समाधान और सरकारी पहल क्या है? समाधान यह है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा इसकी नियमित निगरानी की जानी चाहिए, जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जल शोधन प्रणाली लगाई जानी चाहिए और वैकल्पिक जल स्रोतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वर्षा जल को संचित करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाई। उत्तर प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियां, हाल ही में अभी तक उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा ऑपरेटिंग एक्सप्रेसवे जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो 302 किलोमीटर की लंबाई वाला है। इसके आसपास औद्योगिक स्थितियां बनी हुई हैं। इस एक्सप्रेसवे ने क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह आधुनिक बुनियादी ढांचा और दोनों शहरों के बीच यात्रा समय को काफ़ी कम करता है, साथ में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। वैश्विक निवेश में शिखर सम्मेलन महत्वाकांक्षी लक्ष्य, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये दोनों डाटा उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, कल इन्हें अपडेट किया गया था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के माध्यम से 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट होता है। फिर हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।